गुड इवनिंग लिसनर्स। आप सुन रहे हो काली आवाज़ें एंड दिस इज़ मी श्लोक देशपांडे। कुछ ही दिनों पहले मेरे एक दोस्त की मुझे एक ईमेल आई थी एंड दिस इज़ हिम वांटिंग टू शेयर हिज रियल लाइफ एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू। तो आप बस यूँ समझ लीजिए कि शब्द मेरे दोस्त के हैं और इस ईमेल को मैं आप सबके लिए पढ़ते जा रहा हूँ। ये बात है अक्टूबर 2008 की। मैं उस वक्त 22 साल का था और मेरे एक स्कूल फ्रेंड ने कहा कि चल मेरे घर जलोरा में। नवरात्रि का वक्त है, अकेला रह के क्या करेगा यहाँ पे, चल मेरे गांव जलोरा जाते हैं। मैं उस समय काफ़ी एक्सप्लोर करना चाहता था, यहाँ वहाँ घूमना चाहता था, तो बस उसके गांव चल पड़ा। हम हमारे जगह से निकले और वहाँ से माउंट आबू से करते करते जलोरा गांव के लिए अगले 20 घंटे का हमने सफ़र तय किया बस से। और हम पहुँचे काफ़ी सुनसान से एक छोटे से गांव में, जहाँ पे ना कहीं पक्के मकान दिख रहे थे, बस छोटे छोटे एक सुनसान गांव के कच्चे मकान, मिट्टी के घर, कच्ची गलियाँ और एक लंबी चौड़ी गली में दिखने वाला सिर्फ एक ही आदमी। उस गांव में एक प्रथा हुआ करती थी। पूरे गांव में एक औरत हुआ करती थी और मेरे दोस्त को भी उसी औरत के पास जाके मिलना था। गांव के लोग कहते थे कि वो औरत देवी से संवाद करती है। लोगों का मानना था कि देवी इसी औरत के शरीर में प्रवेश करती है और जिसे हम इंग्लिश में ट्रांस लाइक स्टेट बुलाया करते हैं, वो औरत उसी स्टेट में चली जाती है। सारे लोग उस औरत के पास आते थे और अपनी अपनी छोटी मोटी समस्या उस औरत को ही बता दिया करते थे। मुझे उस औरत से मिलने में इतना कोई खास विश्वास तो नहीं था, लेकिन खैर दोस्त के साथ उसके गांव में आया था और मन में एक एक्साइटमेंट भी थी कि कुछ नया दिखने के लिए मिल रहा है, तो मैं भी अपने दोस्त के साथ चल पड़ा। हम वहाँ पहुँचे करीब 4 बजे और पहुँचते ही माहौल बहुत थोड़ा विचित्र सा लगने लगा। हवा में एक भारीपन सा महसूस होने लगा और धीरे धीरे करते पूरे आकाश में बादल छा गए। वहाँ पे सामने एक सुनसान गली के अंत पे एक छोटी सी झोपड़ी थी। बाहर तपत गर्मी, लेकिन वो कमरे के अंदर जाते ही सबसे पहले मेरा ध्यान गया उस कमरे में लगाई गई अगरबत्तियों पे। उन अगरबत्तियों की महक और बाहर इतने गर्मी होने के बावजूद कमरे में ठंडक। 2 सेवक आए वो औरत के और सामने उन्होंने उस औरत के सामने कुमकुम की एक थैली रखी। एक सेवक ने वो कुमकुम पूरा वो औरत के मुंह पे लगा दिया और धीरे धीरे करते करते उस औरत ने अपनी आंखें बंद की, अपने दोनों हाथ सामने की तरफ फैलाए और करते करते अपना सर पीछे की तरफ मोड़ के वो हिलने लगी। वो अपने ट्रांस लाइक स्टेट में धीरे धीरे करते करते खोने लगी। आसपास खड़े हुए सारे गांव वालों ने अपने हाथ जोड़ के नमन करना शुरू कर दिया। विचित्र सा माहौल था। वो ठंडक अब और लगने लग गई थी। हिलते हुए औरत के मुंह से सारा कुमकुम यहाँ वहाँ गिरने लगा। अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई थी। कुछ बुदबुदा सा रही थी। करते करते सारे लोगों ने उस औरत की पूजा करनी शुरू कर दी थी।
पूजा ख़त्म होते होते रात के 10 बज गए। तो मेरे दोस्त ने कहा, अरे रुक जा, रात हो गई है। लेकिन मुझे बॉम्बे लौटना बहुत ज़रूरी था। जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, वहीं गांव वालों के भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आ गया और हम दोनों के कंधे पे हाथ रख के बोलने लगा कि बेटा अभी मत जाओ, रास्ता सुनसान है और अभी इस रास्ते से जाना ठीक नहीं। तभी एक और बुजुर्ग आदमी हमारे पास आके धीमे स्वर में बोला, बेटा कुछ साल पहले एक लड़का था हमारे गांव का, विजय नाम से। वो भी यूं ही इसी प्रहर पे निकला था अपनी बाइक पे और जाते जाते खाई में उसका एक्सीडेंट हो गया। रात भर वो चिल्लाता रहा, चीखता रहा, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए आया नहीं। लोगों को लगा होगा कोई पागल जो चिल्ला रहा होगा। किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे वही मरने के लिए छोड़ दिया। उस बुजुर्ग ने आगे बोला, आज तक विजय वहीं पे चलते रहता है, बिल्कुल हाँ उसी तरीके से जैसे चलते रहा करता था। एक हाथ में हेलमेट, पूरे बदन पे मिट्टी लगी हुई और पैर से खून बह रहा, चलते रहता है। हाईवे के कोने से लेके बस चलते रहता है। कहते हैं बेटा आज तक उसे अपनी मंजिल लेकिन मिली नहीं। एक बार एक ट्रक वाले ने भी उसको देखा था। पीछे के आईने से देख के जैसे ही उस ट्रक वाले ने ट्रक रोक दी, पीछे घूम के देखा, लड़का गायब था। पर ट्रक के शीशे में अभी भी उसकी परछाई दिख रही थी, ठीक उसी ट्रक ड्राइवर के पीछे के सीट पर। ये कहते ही पूरे गांव वालों में से एक चुप्पी सी छा गई, मानो जैसे उनको किसी न किसी प्रकार का एक दुख और इससे ज़्यादा ऐसा लग रहा हो मानो वो फंस से गए हो। मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था। मुझे माउंट आबू जहाँ जाना था वो हमारे उस गांव से करीब 120 किलोमीटर के दूरी पे था। कुछ न कुछ इंतज़ाम करते हुए आखिरकार हमने एक ट्रक ड्राइवर को पकड़ा जो हमें माउंट आबू लेके जाने के लिए राज़ी हो गया। उसने एक रकम बोल दी जिसके लिए हम मान भी गए। वो बोला 30 मिनट में आ जाएगा, लेकिन करते करते 30 मिनट का 1 घंटा हो गया, 90 मिनट हो गए। लेकिन आखिरकार जब वो अपने खुले जीप में आया, हमें हल्की सी एक विस्की की खुशबू, तभी वो बोला आप में से एक पीछे चले जाओ और एक आगे बैठ जाना। मेरा दोस्त पीछे घिसक गया और मैं उस ड्राइवर के साथ साथ आगे बैठ गया। गांव से निकलते ही मुझे समझ में आ गया कि ये रास्ता कितना सुनसान है। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई गाड़ी नहीं, किसी आदमी का ना नाम और निशान। जीप की हेडलाइट्स, चारों तरफ अंधेरा और बस सामने हाईवे की वो सड़क। हम करीब 15 से 20 किलोमीटर आगे गए और तभी रास्ता एकदम ख़राब सा हो गया। ड्राइवर ने ख़राब रास्ते के चलते स्पीड कम कर दिया और तभी मुझे ऐसे कुछ लगा कि मेरे कान के पास कुछ अजीब सा लग रहा है। मेरे कान के पास किसी के सांस लेने की हल्की सी आवाज़ आ रही थी, बहुत धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। तभी मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरा दोस्त सो रहा था और तभी एक जोर की हंसी आई, मानो जैसे हमारे ही जीप में बैठ कोई हंस रहा हो। मैं तुरंत आवाज़ पीछे मुड़ के मैंने देखा, कोई नहीं था। दोस्त गहरी नींद में था और जैसे ही मैं आगे पलट के देख रहा था, ड्राइवर की आंखें मुझ पे गड़ी थी। उसके चेहरे पे साफ डर दिख रहा था और उसके माथे पर पसीना। लेकिन जीप की जो सीट थी पीछे वाली, वो कुछ ज़्यादा ही गहरी लग रही थी, मानो वहाँ पे तो कोई बैठा हो।
तभी खट से हमारी जीप थोड़ी सी उछली। मैंने ड्राइवर से पूछा, कुछ गिरा क्या? उसने बोला, नहीं, बस ठक ठक आवाज़ आई। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या साउंड था। तभी ड्राइवर ने ज़ोर से एक्सीलेटर को दबाया और गाड़ी को 90 के स्पीड से भगाना शुरू कर दिया। लेकिन पीछे की हंसी और तेज़ होती गई। हमारे आगे की सीट पे ऐसे निशान आने लगे जैसे कोई हाथ से उन सीट को ज़ोर से जकड़ के दबा रहा हो। हंसी कोई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी ड्राइवर मुझे बोला, भैया पीछे मत देखना, किसी ने तो मेरे कंधे पर हाथ रखा है। मैं एकदम डर गया और पलक झपकते ही हमारे सामने के हेडलाइट में एक लड़का दिखा। सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक खींच के दबाया। ब्रेक दबाते ही मैं और ड्राइवर, हम दोनों का सर नीचे झुक गया और 5 सेकंड बाद जो हमने आँख खोली, आस पास न दाएं न बाएं वो लड़का कहीं दिख नहीं रहा। ड्राइवर ने वापस जीप की स्पीड बढ़ाई। एक हाथ नीचे डाल के उसने एक पाउडर जैसी कुछ, राख जैसी कुछ चीज़ निकाली और अपने माथे पे लगा दी। थप 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 करके आवाज़ आ रहा था, मानो उस हाईवे के साइड के गीली मिट्टी से हमारे ही गाड़ी की रफ्तार से कुछ पीछे आ रहा हो, कुछ दौड़ रहा हो। मैंने पीछे मुड़ के देखने की बिल्कुल हिम्मत नहीं की। ड्राइवर बस जीप भगाता गया और मैं और ड्राइवर हम बस सहमे से ही रह गए। थोड़ी देर में माउंट आबू की धीमी धीमी रोशनी दिखाई पड़ी, लोग दिखाई पड़े और बस हम समझ गए कि हम बच गए। श्लोक, अभी तुझे ये ईमेल लिखते हुए वापस उस घटना के बारे में सोचता हूँ। बस लगता है कि यार कुछ ना कुछ करके हम बस उस दिन बच गए। लेकिन एक बात तो साफ है, उस दिन हमें निकलना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, उस दिन शायद हम अकेले भी नहीं थे।